Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाई एम आई सेइंग दिस दैट यू आर हैप्पी बिकॉज इट्स माय ओन परसेप्शन. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि डेली रूटीन में स्कूल इंस्टीट्यूट पर जाने में काफ़ी हेजिटेट फील करते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फील करते हैं. तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स की डिज़ायर पूरी हो रही है इन दिनों में, उनको ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है. बट एनीवे इट वाज ए जॉब नॉट ए रियलिस्टिक कंसिडरेशन. तो स्टूडेंट्स से अब ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ फ़ायदे का भी हो रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट्स लेते इसमें काफ़ी हेजिटेट फील करते थे, उस कंफर्टेबिलिटी के साथ वो डाउट नहीं ले पाते थे. अब ऑनलाइन क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टूडेंट्स के अंदर आ गई है. वो एक रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अपने कंटेंट्स को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, अपने यूनिट्स को लेकर कि भाई हमें किस चीज़ पर हमें फोकस करना है और किस प्रकार के जो भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन डाउट्स को ले रहा है. सो इससे जो टीचर स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है, एक लर्निंग टीचिंग का जो एक यू कैन से दैट एक प्रोसीजर होता है, वो काफ़ी इंप्रूव होता है और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है ऑन बिहाफ ऑफ टू साइड्स. यानी कि दोनों तरफ से इंटरेस्ट क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स भी कीन लर्नर बन रहे हैं और टीचर्स का भी डिज़ायर क्रिएट होता है कि उनको अच्छे से पढ़ाया जाए. क्योंकि जब तक ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक टीचर्स का भी रिस्पॉन्स उतना बेहतर नहीं होता है. तो इस ऑनलाइन एजुकेशन में लॉकडाउन के दौरान जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रोसीजर है, इसमें स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया है और टीचर्स भी डेडिकेटिवली और काफ़ी कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं ताकि उनकी जो थॉट्स हैं, ताकि उनके जो टॉपिक्स हैं वो बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुंच सके और बच्चों को अंडरस्टैंड हो सके. सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज वाइल नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो वॉच किया होगा, उस वीडियो में मैंने माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास फर्स्ट पोइम ऑफ CBSE एंड HBSE 12th पर हमने डिस्कस किया था. वो पोइम कंप्लीट हो चुकी. अब हम सेकेंड पोइम पर डिस्कस कर रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, सेकेंड पोइम ऑफ CBSE एंड HBSE 12th. तो इस पोइम पर हम डिस्कस करेंगे, इसके स्टैंजार्स को ट्रांसलेट करेंगे और कंप्लीटली ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्लीज इट, और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझ आए. सो स्टूडेंट्स बने रहेगा, मेरे साथ देखते रहिएगा. टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. Second point, guys, second point, an elementary school classroom. In a slum. So देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट. वेरी सिंपल. I will try to make it so simple, okay, as you can understand it properly. An elementary school classroom in a slum. Second point, title, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. So students, this poem is written by this poet Stephen Spender, and the title of this poem, an elementary school classroom in a slum. So first we need to understand about the poem. So सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं about the poem पर कि poem किस थीम पर बेस्ड है, on which theme this poem is based. तो सबसे पहले मैं हिंदी बता देता हूँ गाइस, ताकि इंग्लिश में सेंटेंस बोलते समय आपके माइंड में वो हिंदी के सेंटेंस क्लिक होते रहे, आपको बराबर इक्वली समझ आता रहे. तो ये जो पोइम है गाइज, ये कंप्लीटली बेस्ड है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. यानी कि जो सामाजिक अन्याय होता है, जो कि वर्ग विषमता होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि समाज के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस होता है, कास्टिज्म को लेकर हो सकता है, यू कैन से दैट एक पावर्टी को लेकर हो सकता है, रिचनेस को लेकर, पावर्टी को लेकर, इंडिफरेंस को लेकर हो सकता है, जैसे मैंने कहा कास्टिज्म को लेकर हो सकता है. तो डिफरेंट रीजंस होते हैं सोशल इनजस्टिस होने के. और सेकंड, जैसे मैंने कहा कि यू कैन से दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है कि क्लास इनइक्वालिटी. क्लास इनइक्वालिटी क्या होता है कि
कास्टिज्म पर बेस्ड होता है, यानी कि जाति भेदभाव करना। और सोशल इंजस्टिस में भी ये इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सामाजिक अन्याय और जो वर्ग विषमता होती है कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। समाज में अन्याय होने का जो बेस होता है, जो रूट होता है, कहीं ना कहीं वो कास्टिज्म भी हो सकता है, पॉवर्टी एंड रिचनेस भी हो सकता है। सो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पर ये पोएम बेस्ड है, तो इसमें सीखेंगे हम। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और शेयर कर देता हूँ कि जो एजुकेशन से रिलेटेड बातें भी इस पोएम के अंदर काफ़ी आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जहाँ स्कूल्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बिल्डिंग संस्थाएं नहीं होती हैं, और बच्चों के बैठने की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, और स्कूल होता है तो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर होती है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर स्कूल का होता है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक स्टेबल नहीं होता है। स्टूडेंट्स को वहाँ अच्छे से किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट वहाँ नहीं बन पाता है। तो स्लम के अंदर गाइस जो स्लम में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो झुग्गियों बच्चे रहते हैं, तो वो एजुकेशन से डिप्राइव होते हैं, वंचित रहते हैं। तो उनके बारे में भी इसमें काफ़ी विस्तार से इसमें चीज़ को एक्सपोज किया गया है, बताया गया उसके बारे में कि किस प्रकार से स्लम के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल है, और उस स्लम के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें बच्चे किस प्रकार से एजुकेशन लेते हैं, क्या वो एजुकेशन एक्चुअल रियल एजुकेशन है। क्योंकि गाइज रियल एजुकेशन वही होती है जो कि स्कूल से बाहर का जो कैंपस होता है, जो उनका एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, जो उनका विलेज या कॉलोनी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ भी एजुकेटेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एजुकेटेड पर्सन होने का मतलब ये नहीं उनके पास डिग्रीज होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, जिनको एक्शन में पुट करते हैं, वो सभी के सभी वेल होने चाहिए, ताकि वो सोसाइटी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सके, राइट, लोगों को अवेयर बना सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ये जो स्कूल है एक स्लम के अंदर है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए। तो उस पर भी डिस्कस होने वाला है। सो एट लास्ट कंक्लूजन की भाई यही बात है गाइज, कि इसमें सोशल इनजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी एंड यू कैन से दैट एक स्लम के अंदर एजुकेशन किस प्रकार बच्चे लेते हैं, तो उस एजुकेशन का क्या उनको बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट नहीं होता है, तो ये इसमें डिस्कस किया गया है। अब इंग्लिश में इस पोएम के इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना इंग्लिश टू इंग्लिश है गाइज। हिंदी लैंग्वेज में समझना होता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस चीज़ को राइट डाउन करना होता है। और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा, ये मेरे चैनल पर जो भी आप सीख रहे हो, इन चीज़ों को आपको अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस सिलेबस है। वॉचफुली, इंटेंसली, कॉन्शियसली इस पर वर्क करना है, और फेयर नोटबुक में इसको राइट डाउन करना है। स्टूडेंट्स रफ नोटबुक में इसको लिख कर देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फाइनली ये आपका जो फेयर नोटबुक में होना चाहिए। और जो भी डाउट्स आपको मिलता है तो आपके पास राइट है, इट इज योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली से विद एश्योरेंस दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स, इस कविता में पोइट जो है डिस्क्राइब्स करता है द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल इन ए स्लम, यानी कि स्लम में एक जो डर्टी कॉलोनी है, जो गंदी बस्तियां हैं, उनके अंदर एक स्कूल के क्लासरूम के बारे में वर्णन करता है। ही डील्स मीन्स क्या है, यहाँ पर वो कंसेप्चुअल थॉट प्रोसेस से रिलेटेड बात कर सकते हो, यानी कि वो विचार करता है, अपने थॉट जो है एक्सप्रेस करता है। ही डील्स विद थीम सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। जो कवि है वो सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटी, एक जो वर्ग विषमता होती है, उस चीज पर विचार करता है। द पुअर चिल्ड्रन, ये गरीब बच्चे जो हैं, इन द क्लासरूम के अंदर आर पेल लुकिंग, यानी कि पीले दिखाई दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो कि स्लम में रहने वाले बच्चे होते हैं, तो वो किस प्रकार की एजुकेशन लेंगे और कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, और क्लासरूम के अंदर उनका जो एक आउटर, एक यू कैन से दैट एक जो पर्सनैलिटी होती है, जो कि कॉस्ट्यूम होती है, जो सुपरफिशियल जो फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जो चीज़ कवरिंग होती है, यू कैन से दैट कॉस्ट्यूम जो उनकी होती है, और जो यू कैन से दैट उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो कैसा होगा, ये आप खुद इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हो, इस चीज़ को, राइट। तो पोइट जो है इस चीज़ पर फोकस करना चाहता है कि इस प्रकार की सिचुएशन में स्टूडेंट्स किस प्रकार के वो एक आउटर लुक कैसी दिखती है और कैसी उनको एजुकेशन मिल रही है। तो आगे पोइट इसमें कहता है कि देयर हेयर आर टॉर्न राउंड देयर पेलर फेस, उनके जो बाल हैं बच्चों, वो उनके जो पीले चेहरों के ऊपर, टॉर्न मीन्स बिखरे हुए हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स, उनके बाल जो है खरपतवारों की तरह हैं। देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस का मतलब होता है जड़ रहित, वीड्स होता है गाइस खरपतवार। उनके जो बाल हैं वो एक जड़ रहित खरपतवार की तरह है। जिस खरपतवार को, जिस यूजलेस प्लांट को उखाड़ दिया जाता है तो वो किस प्रकार से मुरझा जाता है, तो उस प्रकार के उनके बाल हैं। तो देखिएगा इसमें जो पोइट है ना,
उनकी जो इंटरनल जो सेंसेशन है, इंटरनल जो कंडीशंस है उन बच्चों की, उसके साथ साथ आउटर कंडीशन को भी मेंशन कर रहा है, राइट। जो बाहर से हैप्पी नहीं हो सकते, जिनका ड्रेसिंग सेंस, जिनका लुक सही नहीं हो सकता, जो कि एक प्रकार से एक बैठने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर वो अपने अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, तो बाहर वो चीज शो होती है गाइज। अंदर से कोई इंसान इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है तो बाहर वो चीज शो होती है। तो पॉइंट जो है उनका सुपरफिशियल जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर भी डिस्कस कर रहा है, और जो इंटरनल सेंसेशन है उस पर भी डिस्कस कर रहा है। आउटर एंड इनर दोनों पार्ट पर वो डिस्कस कर रहा है कि वो दिखते कैसे हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कही है पॉइंट ने इसके अंदर, वो लाइन ये रहेगी गाइज कि दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्प्ड हॉल्स, यानी कि वे टूटे, क्रैम्प्ड हॉल्स का मतलब होता है टूटे फूटे घरौंदे, यानी कि वो जो बच्चे हैं टूटे फूटे घरौंदों के एक डर्टी वर्ल्ड, गंदे संसार से संबंध रखते हैं। देयर फ्यूचर इज इन डार्क, उन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। बट अमिडस्ट देम, किंतु उनके बीच में आर है ए फ्यू कुछ, हु ड्रीम, जो सपन देखते हैं, ऑफ एन एस्केप इनटू एन ओपन स्पेस, एस्केप होता है जो बाहर निकलना, इनटू एन ओपन स्पेस। कुछ बच्चे उन स्टूडेंट्स के अंदर जो क्लास के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो उनका लुक, जो पॉइंट मेंशन कर रहा है उनके लुक को, उन्हीं के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे बाहर के संसार में जाना चाहते हैं, जिनके ड्रीम है, माइंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम क्रिएट हो रहे हैं, जो चाहते हैं अपने लाइफ को ब्राइट करना, वो भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन तब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं वहां पर, उनका फ्यूचर जो है डार्क में ही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर ब्राइट हो ही नहीं सकता गाइज। ओके, सो नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कही है फिर पोइट ने कि द पोइट थिंक्स, कवि जो है वो सोचता है, दैट कि दीज पुअर चिल्ड्रन, ये गरीब बच्चे, मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी कि कवि इसमें बोलता है कि द पोइट थिंक्स दैट दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशन, कि इन बच्चों को, इनकी जो गरीबी है, जो इनका यू कैन से दैट एक डर्टी जो वर्ल्ड जिसमें ये रह रहे हैं, जिस स्लम में ये रह रहे हैं, जो अनहाइजेनिक जो कंडीशन है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, अगेंस्ट है, ऑपोजिट है हमारी हेल्थ के, उस प्रकार की कंडीशन से इन बच्चों को मस्ट बी टेकन आउट, बाहर निकाल देना चाहिए। तो पोइट को उनकी कंडीशन को देखकर काफी पीड़ा महसूस होती है, वो उनको बाहर निकालना चाहता है। क्यों निकालना चाहता है? बाहर निकालने से क्या होगा, उनका लाइफ ब्राइट होगा, वो अपने, इट मीन्स अपने जो ड्रीम है उनको उड़ान दे सकते हैं, और अपनी जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस होती है, जो ड्रीम होता है, उनको वो सच बना सकते हैं। तो इसके लिए कभी चाहता है कि उनको बाहर निकाला जाए उस एटमोस्फियर से। दे मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, दे मस्ट ब्रीथ मीन्स उनको सांस लेना चाहिए। किस प्रकार की सांस, कैसी सांस लेनी चाहिए? फ्रेश लेनी चाहिए, इन ओपन एयर, खुली हवा में ताजी सांस उनको मिलनी चाहिए, ताजी हवा उनको मिलनी चाहिए। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन, लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सो इसमें कहा है कि ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री, केवल स्वस्थ बच्चे ही, जिन बच्चों का स्वास्थ्य बिल्कुल फिट होता है, जो हेल्दी होते हैं, वही स्टूडेंट्स हाई ड्रीम देख सकते हैं और एक हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से आप अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट में बहुत कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप इसे सीख सकते हो। क्योंकि देखिए एजुकेशन जो होती है वो हमारी लाइफ के अंदर हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको एक यू कैन से दैट एक स्टैंड देती है, उसको एक बेस प्रोवाइड करती है, ताकि हम अपने फ्यूचर में सक्सेड कर सकें, फ्यूचर में हम बहुत कुछ अचीव कर सकें। और एजुकेशन जो होती है वो एक हमारी जो फैमिली एटमोसफियर, एजुकेशन इज द फर्स्ट एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कूलिंग, यू कैन से दैट। ओके, सो फर्स्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसमें हमारे जो संस्कार आते हैं, जो हमारा कल्चर होता है उसके बारे में सीखते हैं, राइट्स नॉर्म्स सीखते हैं। दूसरा जो हम टीचर से एजुकेशन लेते हैं वो एक भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही है, इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो लर्निंग एंड टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें बहुत कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस टीचर्स भी ले रहे हैं और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते रहना है। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये था पोएम के बारे में कि पोएम किस चीज़ पर बेस्ड है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। इफ यू फाइंड एनी डाउट सो दैट इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल से विद द स्टूडेंट दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा स्टैंडर्ड पर डिस्कस करते हैं। और स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंटेंशनली वॉचफुली फोकस करना है। स्टूडेंट्स देखिएगा, far far from gusty waves, देखिएगा स्टूडेंट्स, far far from gusty waves,
these children's faces. First line of the first stanza of this second poem, right? Far, far from gusty waves, these children's faces. चिल्ड्रन एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हो का के की होता है, ऑलराइट। तो अब इस लाइन का हिंदी में बता देता हूं आपको कि दूर दूर, फार फार मीन्स क्या होता है, दूर दूर। फ्रॉम गस्टी का जो सेकंड मीनिंग होता है, एक सिंपल मीनिंग इन इंग्लिश, उसको आप स्टॉर्मी बोल सकते हो। देखिएगा जब आर जो होता है उससे पहले वाउल हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, तो आर गाइस साइलेंट हो जाता है। इसको स्टॉर्मी नहीं बोलते, स्टॉर्मी होता है। तो गस्टी मीन्स तूफानी लहरों को बोलते हैं स्टॉर्मी। वेव्स लहरें होती हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस यानी कि तूफानी लहरों से दूर दूर इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो कलरलेस हो गए हैं, रंगहीन हो गए हैं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, राइट। देखिए नेक्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, लाइक rootless weeds, the hair torn around their pillar. Second line of the first stanza of this poem is this. Okay, so please try to understand and focus on this line. Like rootless weeds. रूटलेस गाइस होता है कि जड़ रहित, जिन प्लांट्स की जड़ नहीं होती उनको उखाड़ दिया जाता है तो उनको रूटलेस। वीड्स क्या होता है, खरपतवार को बोलते हैं, यूजलेस प्लांट्स को बोलते हैं। मैं साथ साथ आपको डिफिकल्ट वर्ड की वोकैबुलरी सिंपल इंग्लिश में बताता चल रहा हूं। यूजलेस प्लांट्स बोलते हैं वीड्स को, तो ये आपको समझ आना चाहिए, राइट। द हेयर, बाल। देखिए हेयर जो नाउन होता है गाइस वो सिंगुलर होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये कभी प्लूरल नहीं होता, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब कभी नहीं आती है, राइट। ये आपको समझना चाहिए। द हेयर टॉर्न, टॉर्न मीन्स क्या होता है कि वो स्कैटर हो गए हैं, बिखरे हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं। राउंड देयर पेलर, पेलर का मतलब होता है गाइस पेलनेस। उनके जो राउंड गोल गोल जो पीले चेहरे हो गए हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि वो इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो उनके जो फेस है उनका कलर भी चेंज हो गया है, वो पेलर हो गया। उनके गोल गोल पीले चेहरों के ऊपर जो बाल है ना वो बिखरे हुए हैं, ऐसे स्कैटर हो गए हैं। और बाल कैसे हैं, बालों की विशेषता क्या है, जैसे कि कोई रूटलेस वीड्स होता है, जड़ रहित कोई खरपतवार होता है, किसी यूजलेस प्लांट को आप जमीन से उखाड़ कर रख दो तो उसकी जो लीव्स होती है वो कैसी हो जाती है, राइट। उस प्रकार से उनके हेयर हो गए हैं। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक। थर्ड लाइन को देखते हैं। द टॉल गर्ल with her weighed down head. The tall girl with her weighed down head. एक लंबी लड़की with her weighed down head. ये weighed down का मतलब क्या होता है गाइस? It means ये होता है कि झुकाना, किसी वजन को, तुली हुई चीज को, bent on, उस चीज को झुकाना। तो जो लंबी लड़की है वो अपने सिर को झुकाए हुए है, यानी कि सिर का भाग जो है, उसकी जो नेक है, वो गर्दन जो है वो उसको इट मींस बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो सिर झुकाए हुए वो लड़की बैठी हुई है। तो यहां तक ये फुल स्टॉप लगा दो, सेंटेंस पूरा होता है। द पेपर सीमिंग, द पेपर सीमिंग बॉय विथ oryx eyes. The paper simming boy यानी कि कागज जितना पतला लड़का। पेपर सिमिंग का मीनिंग यहाँ क्या निकाला, कागज जितना पतला। आप ऐसा बोल सकते हो कि लुकिंग थिन। पेपर सिमिंग का जो एक डिफरेंट मीनिंग रहेगा, क्योंकि पेपर सिमिंग एक बच्चे की जो कंपेयर की गई, जो तुलना की गई है, जो सिमिली किया गया है, ये अलंकार है, जो उपमालंकार जिसको बोलेंगे, सिमिली जिसको बोलेंगे, तो उसमें एक बच्चे की तुलना एक पेपर से की, कागज के पन्ने से की गई है, एक पेज से की गई, इतना पतला है वो। तो इसको आप बोल सकते हो, इसका डिफरेंट इंग्लिश वर्ड कि लुकिंग थिन, यानी कि वो बहुत पतला है, दिख रहा है थिन, बहुत पतला दिख रहा है। ओके, तो ये आप समझ सकते हो।
तो द पेपर सेमिंग बॉय विद रेड आईज, कागज इतना पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, यानी कि वो एक प्रकार से कुपोषण का शिकार हो गए हैं, काफी हेल्थ डाउन चली गई है, लुकिंग में भी डाउन है और एक इनर पार्ट पर भी वो काफी डाउन है। सो न्यूट्रिशन की कमी तो है ही एक्चुअली, तो एक ऑब्वियस थिंग है स्टूडेंट्स कि जो स्लम में रहेंगे उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, इतने ज्यादा पोषक तत्वों की कमी तो होनी है बॉडी के अंदर। तो जो एलिमेंट्स की जो कमी है, जिनको हमारी बॉडी, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, अगर वो नहीं मिलेंगे तो फेस भी उनका डल होगा और जो एक्टिविटीज है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो ये कंप्लीटली ऐसे दिखाया जा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो उसके बाद देखिएगा इसमें यहाँ फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं, सेंटेंस यहाँ पूरा हो जाता है। ये द स्टंटेड अनलकी एयर। द स्टंटेड का मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ होता है, एक प्रकार से आप इस बात को ये समझ सकते हो कि विद एबनॉर्मल ग्रोथ। इंग्लिश वर्ड बता रहा हूं मैं, इसका डिफिकल्ट वर्ड है ये, विद एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब होता है गाइस कि असामान्य, यानी कि अविकसित होना। एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य ग्रोथ, वृद्धि होना शरीर में। तो एक असामान्य वृद्धि है, जो वृद्धि सामान्य रूप से होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें उनका जो शरीर है वो अविकसित है। तो ये आपको समझ आ रहा है। स्टंटेड अनलकी एयर का एयर क्या होता है गाइस, ये उत्तराधिकारी को बोलते हैं, सक्सेसर को बोलते हैं, जो वंशज होते हैं, जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी जो होता है। तो द स्टंटेड एक अविकसित जो उनका शरीर है, अनलकी एयर वे क्या है, एक अभागे उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी है वो, ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स, कॉमा लगाइएगा यहां, रिसाइटिंग a father, apostrophe s, nard, disease। यहां फुल स्टॉप कीजिएगा। द स्टंटेड यानी कि शरीर का जो विकास है वो असामान्य है, अविकसित है वो। अनलकी एयर अभागे उत्तराधिकारी है। किसके, रिसाइटिंग। देखो रिसाइटिंग का मीनिंग समझिए। सबसे पहले अटरिंग होता है, रिसाइटिंग मीन्स होता है UTTERING, अटरिंग मीन्स होता है कहना, जिनको कहा जाता है ए फादर्स, एक पिता के। नार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्विस्टेड, इसका एक इंग्लिश वर्ड होता है TWISTED। ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, मुड़ा हुआ। तो वो क्या है, अविकसित शरीर है। अभागे उत्तराधिकारी किसके कहे जाते हैं, ए फादर्स नार्ड। इसमें जी साइलेंट होता है, राइट। जहां जी के बाद एन होता है तो वहां जी साइलेंट होता है। जैसे मैंने कहा SIGN साइन, तो जी साइलेंट हो जाएगा। नार्ड डिजीज यानी कि अपने पिता की जो एक ट्विस्टेड, एक जो यू कैन से दैट गठिए की बीमारी होती है, जो बोन्स जो बैंड हो जाती है वो बीमारी होती है। तो वो क्या है कि कहे जाते हैं कि अपने पिता की जो गठिए की बीमारी के एक अभागे उत्तराधिकारी, सूखे की बीमारी, गठिए की बीमारी के जो एक अनलकी एयर है, अभागे जो है एयर उत्तराधिकारी है। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स क्या है कि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अविकसित है। अनलकी एयर अभागे उत्तराधिकारी किसके, रिसाइटिंग कहे जाते हैं ए फादर्स नार्ड डिजीज, यानी कि एक पिता की जो गठिए की बीमारी है, जो उनको एक प्रकार से आप ये मान सकते हो उत्तराधिकार में जो उनको मिली है। उत्तराधिकार किस चीज का, किसी राज्य का नहीं, उस बीमारी का जो उसके फादर को थी। यानी कि उन बच्चों को अपने पिताओं से जो बीमारी उत्तराधिकार में मिली है, जो गठिए की बीमारी है, ट्विस्टेड बॉन्स। ये जो लाइन बोली गई इसका यही मीनिंग है, नार्ड यही मीनिंग है इसका, ट्विस्टेड बॉन्स। तो उन बच्चों को, अविकसित शरीर वाले बच्चों को जो बीमारी मिली है नार्ड वाली यानी ट्विस्टेड वाली, गठिए जो बीमारी मिली है, वो कैसे मिली है, उत्तराधिकार में मिली है। तो बेचारे अभागे उत्तराधिकारी हैं अपने माता पिता के, जिनसे उनको ये गठिए की बीमारी उत्तराधिकार में मिली है। तो राइट, I hope that you are getting it properly and easily. If you are not getting it properly, so that you have an option, okay, you can write something in comment box. तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लाइन देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। His lesson from his desk, full stop, at back of the dim class, यानी कि at back of the dim class, उस धुंधली सी कक्षा में पीछे बैठा हुआ जो वो लड़का है, जो कि अपने लेसन को अपने डेस्क से ही सुन रहा है। यहां कॉमा लगा दीजिएगा। वन अननोटेड
एक अननोटेड मीन्स जिसको नोटिस नहीं किया गया है, जिस पर फोकस नहीं है, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, तो वो एक लड़का जिसकी विशेषता क्या है, जो काफी स्वीट लगता है एंड यंग भी है। ओके, तो देखिएगा इसमें लिखा कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एक लड़का है जो कि धुंधली सी कक्षा में, डिम क्लास, धुंधली कक्षा के अंदर, कक्षा में पीछे बैठा हुआ है एक लड़का है और वो अपने डेस्क पर ही बैठा हुआ है, अननोटेड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट एंड यंग, जो काफी मधुर है और यंग है। His eyes live in a dream, जिसकी आंखें, गाइस लाइव, देखिएगा लिव नहीं बोलते इसको, लाइव, लिव्ड होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव। फर्स्ट फॉर्म लाइव, सेकंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म को लिव नहीं बोला जाता, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ब लाइव, एंड द सेकंड फॉर्म लिव्ड। His eyes live in a dream, उसकी आंखों में सपने हैं स्टूडेंट्स, कैसे सपने हैं, of the squirrel's game in the tree room, other than this। तो ये है कंप्लीट स्ट्रेंजा, आपका भी देखिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो वो जो लड़का है जो अननोटेड है, जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा है, वो स्वीट है, मधुर है, यंग है, युवा है। हिज आईज, उसकी आंखों में सपना है, राइट, सपने हैं उसकी आंखों में। किस प्रकार के सपने हैं, ऑफ द स्क्विरल्स गेम, यानी कि गिलहरियों के साथ वृक्षों पर और खेल खेलने के जो सपने हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, उसकी आंखों में जीवित है, लाइव है, गिलहरियों का, वृक्ष का और खेल, जो खेलने के जो सपने हैं वो उसकी आंखों में जीवित है। क्योंकि स्कूल के अंदर, अब एलिमेंट्री स्कूल है और काफ़ी वो, यानी कि आसपास का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, डर्टी एक जो कॉलोनी है, एक स्लम के अंदर वो स्कूल है, तो बच्चे वहाँ से विंडो में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक ओपन स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी जगह वो जाने की कोशिश करते हैं जहाँ उनके सपनों को उड़ान मिल सके, जहाँ उनको ग्रीनरी एनवायरनमेंट मिल सके, जहाँ उनको फ्रेश एंड ओपन एयर मिल सके, जहाँ वो अपने ड्रीम्स को ट्रू में कन्वर्ट कर सके, सच उनको बना सके। तो बच्चे जो होते हैं वो गिलहरी के साथ खेलने का सपना देखते हैं, वृक्षों पर चढ़ने का सपना देखते हैं, अलग अलग खेल खेलने का सपना देखते हैं, अदर देन दिस, लेकिन वहाँ ये सब कुछ अलग ही है, अदर देन दिस, जो वो सपना देख रहे हैं, सपना जो वो बच्चे दिमाग में जो वो सपना बन रहा है वो देख रहे हैं, तो उस स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है उसके, उन बच्चों के सपनों के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। अदर देन दिस का मतलब क्या है, उन सपनों के बिल्कुल अलग ही दुनिया वहाँ स्कूल में है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है बहुत डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको इस स्ट्रेंजे का जो एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसलेशन है, एग्जैक्टली समझ आई होगी। क्योंकि मैं इतना एफर्ट्स, इतनी एनर्जी इसलिए लगा रहा हूँ गाइज, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी स्ट्रेंजा है और इसमें जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी टफ यूज़ की गई है, और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा नहीं होता है। ओके, लर्निंग एंड टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसको सक्सेसफुली तभी माना जाता है जब दोनों बिहाफ पर सेटिस्फेक्शन होता है, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए, टीचर्स को भी पढ़ाने में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेंजा आज के लिए रहेगा, आपको इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ स्पीडली। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तूफानी लहरों से दूर दूर, दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हो गए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, राउंड गोल गोल, उनके पीले जो चेहरे हैं गोल, उनके ऊपर हेयर बाल जो टॉर्न बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड होते, टॉर्न मीन्स बिखरा हुआ, लाइक रूटलेस वीड्स जो कि जड़ रहित खरपतवार की तरह है, रूटलेस जड़ रहित, वीड्स क्या होता है, खरपतवार। द टॉल गर्ल, लंबी लड़की, विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की जिसका जो हेड है, उसकी नेक उसके हेड के वेट को बैलेंस नहीं कर पा रही है, गर्दन उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, कागज इतना पतला लड़का, लुकिंग थिन, इतना पतला लड़का, विद रेड साइड, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, जिसको न्यूट्रिशन की कमी है जिसके अंदर। द स्टंटेड, स्टंटेड मींस एक अविकसित उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, अनलकी एयर, अभागा उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग कहा जाता है ए फादर्स नारल डिजीज, कहा जाता है कि एक पिता की जो गठिए की बीमारी का अभागा उत्तराधिकारी है। ट्विस्टेड वंस का मतलब यही है, जो नारल का मीनिंग है यहाँ, अभागा इट मींस एक गठिए की बीमारी का वो अभागा उत्तराधिकारी, अनलकी एयर, अभागा उत्तराधिकारी, किस चीज का, एक पिता की गठिए की बीमारी का। हिज लेसन, अपना लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से ही, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली सी कक्षा के अंदर, उसमें प्रॉपर लाइट भी नहीं है, धुंधली सी कक्षा में पीछे बैठा हुआ अपने डेस्क से ही सारा वो सब चीजें सुन रहा है।
वन अननोटेड, जो कि एक अननोटेड, जिसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। स्वीट एंड यंग, जो कि काफी मधुर है, यंग है। हिज आईज, यंग का मतलब यहाँ कोई जवान से मतलब नहीं है, यंग होता है बच्चे को बोलते हैं। हिज आईज, उसकी आंखों में, लाइव, जीवित है। क्या जीवित है उसकी आंखों में? गिलहरियों के साथ खेलने का, वृक्षों पे चढ़ने का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गेम खेलने का जो एक ड्रीम होता है, सपना होता है, उसकी आंखों में है। अदर देन दिस, लेकिन उस बच्चे की आंखों में, उस बच्चे के दिमाग में जो सपना है, वहां की सिचुएशन उसके सपने के बिल्कुल अदर देन दिस, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिएगा। क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, यानी कि ये जो लाइन्स है किस पोइम में से ली गई है। तो आपका आंसर यही होगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अगर पोइट भी पूछा जाए तो रिटन बाय स्टीफन स्पेनर। देखिएगा, मैं क्वेश्चंस आपको ओरली समझा रहा हूँ, ये आपका अपना खुद का एक इंटेलेक्चुअल आपको यूज करना है, इंटेलेक्ट यूज करना है, अपनी ब्रेन को यूज करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस के आंसर खुद आपको फाइंड आउट करने हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस लिख देता हूं, राइट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, फ्रॉम विच पॉइंट हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस कविता में से ये लाइन ली गई है। तो आप क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अगर पोएट ही पूछ जाए तो स्टीफन स्पेंडर। ऐसे ही पूछ सकता है कि नेम द पोएम एंड द पॉइंट, तो उसमें आप दोनों दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब देखिएगा कि उसने इस बच्चे को पेपर स्विमिंग क्यों कहा, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई डज द पोएट कॉल द बॉय द पेपर स्विमिंग बॉय। Why does the poet call the boy, comma, the paper swimming boy? Comma close, sign of interrogation. क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड में से ही फाइंड आउट होते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इनको लर्न कर लेते हो तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि फाइनल एग्जाम में जो भी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसका आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दोगे। तो व्हाई डज द पोएट कॉल द बॉय, कवि जो है, देखिएगा विशेष बात नोटिस कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पुट किया गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आंसर होगा। व्हाई डज द पोएट कॉल द बॉय, कवि क्यों बुलाता है लड़के को द पेपर स्विमिंग बॉय, क्या रीजन है, आंसर सुनिएगा। द पोएट कॉल्स, डज लिखा है तो एस नहीं था, तो द पोएट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉल्स द बॉय द पेपर स्विमिंग बॉय बिकॉज क्यों, क्योंकि ही इज लुकिंग थिन, वह बहुत पतला दिख रहा है। ऑलराइट, ही इज लुकिंग थिन, वह काफी एक दुबला पतला दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको वो पेपर स्विमिंग बॉय बोलता है। वेरी सिंपल आंसर। थर्ड क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है कि जो कवि है उसने बच्चों के जो हेयर है उन पर क्या कमेंट किया, क्या टिप्पणी की है, बच्चों के बालों के बारे में, बच्चों के बालों को कैसे डिस्क्राइब किया पोइट ने, तो ऐसा पूछ सकता है वो कि हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हेयर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कि हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रंस हेयर, बच्चों के बालों को वो कैसे डिस्क्राइब करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है तो आंसर भी इसी में आएगा। तो देखिएगा, अब द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि जो है डिस्क्राइब करता है, या द पोइट सेज, कवि कहता है, किस प्रकार वर्णन करता है वो उनके बालों का, कि देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स। वो किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, आप ऐसा आंसर दे सकते हो कि द पोइट सेज दैट देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स। देखिएगा, द हेयर इसमें लिखा हुआ लाइक रूटलेस वीड्स, ये आपका आंसर है। इसमें से उठाइए कि द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की देयर हेयर, उनके बाल, आर है लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ रहित खरपतवार की तरह। तो उनके बालों की क्या विशेषता बताता है, किस प्रकार से उनको डिस्क्राइब करता है, तो रूटलेस वीड्स कहकर उनको बुलाता है स्टूडेंट्स। तो आप सिर्फ ये भी दे सकते हो कि द पोइट सेज द चिल्ड्रंस हेयर रूटलेस वीड्स। सारे क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, सारे आंसर इसी में से बनते हैं। तो उसके बाद और क्या किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ये भी आप सोचिएगा। और इसमें कोई क्वेश्चन बनता है, आप इसमें देखिए, जैसे कि अननोटेड स्वीट एंड यंग, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। जैसे उसने कहा, हाउ इज द बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसका जगह तो इसमें शायद अंडरस्टैंड करना होगा, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं।
क्वेश्चन फोर्थ आपका, हाउ एज द बॉय सिटिंग at the back of the dim class. How is the boy sitting at back? देखिएगा यहाँ दे लगाने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, कई बार स्पीडली में यूज कर देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग सेंस बनेगी, क्योंकि बैक ये कोई वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ दे लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ नाउन होता तो फिर हम बैक क्या, बैक एक एडजेक्टिवली वर्क कर रहा है यहाँ। तो हाउ इज द बॉय सिटिंग एट बैक ऑफ द डिम क्लास, यानी कि धुंधली कक्षा में बच्चा कैसे बैठा हुआ है, किस प्रकार का वो लग रहा है, बैठा हुआ पर बच्चा कैसा है। हाउ कैसा है, द बॉय लड़का, सिटिंग बैठा हुआ, इज सिटिंग का मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, टेंस प्रेजेंट ही है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पूछेगा, हाँ प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है। हाउ कैसा है, द बॉय सिटिंग, हाउ कैसा है, इज द बॉय सिटिंग लड़का बैठा हुआ कैसा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली कक्षा में जो लड़का बैठा वो कैसा है। कैसा है स्टूडेंट्स, देखिएगा इसमें आप स्वीट एंड यंग, मधुर और युवा, युवा तो नहीं कहेंगे यंग को, मधुर है यंग है, तो आंसर दीजिएगा कि द बॉय लड़का, हु इज सिटिंग जो बैठा हुआ है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास इज स्वीट एंड यंग। ओके, इस प्रकार से आप आंसर दोगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, इसमें कई बार पूछता है उसको कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस द सेम एज। अब वो दो शब्द देगा आपको, शब्द इसमें से देख लेते हैं कि किस प्रकार का आपको देना है। जैसे मैंने यूज किया एक शब्द यूजलेस प्लांट, सेकेंड में यूज करता हूं स्टॉमिक। तो फाइंड वर्ड्स स्टूडेंट्स, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस द सेम एज यूजलेस प्लांट एंड स्टॉमी। ऐसे शब्द ढूंढिए जिनका मीनिंग यूं का यूं मिलता है, आपको ऐसा ही होना चाहिए, वर्ड डिफरेंट होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। यूजलेस प्लांट क्या होता है, जो प्लांट यूज करने लायक नहीं होते, जो कि यूजलेस होते हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, वीड्स। यूजलेस प्लांट कौन से होते हैं, खरपतवार, और इसमें वीड्स क्या होता है, खरपतवार को बोलते हैं, राइट। स्टॉमी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि स्टॉमी आर साइलेंट होता है, तो स्टॉमी क्या होता है, तूफान, तो यहाँ क्या लिखा हुआ GUSTY, गस्टी क्या होता है, तूफान को बोलते हैं। तो ये हुआ गाइज आपका सेकंड पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। यदि मैं कंप्लीट स्टैंजा एक ही वीडियो में बना देता हूँ, एक वीडियो में एफर्ट्स लगाता हूँ, तो फिर काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, जो कि आपकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए ग्रेजुअली पीस बाय पीस, चंक बाय चंक पोएम को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको पढ़ेंगे, ताकि आप उसको एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर सको, माइंड में रिटेन कर सको फॉर लॉन्ग टाइम तक। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग।